आने वाली दिवाली के लिए लोग मिठाई बना रहे थे, सिर्फ रूपा को छोड़कर। रूपा एक अनाथ लड़की थी और उसके कोई रिश्तेदार भी नहीं थे। उसके गांव वाले ही उसका परिवार थे। अरे रूपा, अंदर क्यों हो? बाहर आओ, मिठाई खाओ। किसी ने मिठाई दी नहीं क्या? कौन देगा? बेचारी के ना माता पिता हैं, ना कोई रिश्तेदार। रूपा को भी मालूम नहीं था कि सच में उसका कोई रिश्तेदार है भी या नहीं। मेरे रिश्तेदार है बुआ, और इस दिवाली पर वो मिठाई और उपहार भी लाएंगे। ये तो तू हर त्योहार पर कहती है रूपा, पर हमने तो तुम्हारे किसी रिश्तेदार को कभी नहीं देखा। देखा तो मैंने भी नहीं है, पर वो मेरे दूर के चाचा है। इस साल वो जरूर आएंगे। गांव वालों के सामने उसने झूठ बोल दिया, इस बात से अनजान कि चंपट जो कि एक ठग था, वो चुपके से उसकी बात सुन रहा था। क्या बात है चंपत, तू तो यहाँ काम करने के लिए नौकर खोजने आया था, पर यहाँ तो मुफ्त में ही नौकरानी मिल गई। रूपा, हाँ? मेरी बच्ची कितनी बड़ी हो गई। इतनी सी थी जब तुमको देखा था। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, इतने साल तुम्हें अकेला रहना पड़ा, पर अब नहीं, मैं आ गया हूँ। चलो अपने चाचा के साथ, अकेले रहने की कोई जरूरत नहीं। रूपा असमंजस में थी कि क्या करे, जाए या ना जाए। सोच क्या रही हो रूपा? बहुत दुख झेल लिया तुमने, अब जाओ और अपने चाचा के साथ सुखी जीवन गुजारो। ये सच में मेरे चाचा कहाँ से आ गए? पर बातचीत से तो सचमुच मेरे चाचा ही लगते हैं। रूपा का झूठ पकड़ा ना जाए, इसलिए वो चंपट के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। ये नए नवेले चाचा की मीठी बातों की चाशनी में रूपा ऐसी चिपकी कि उसे चंपट की हर बात पर भरोसा होने लगा और वो सीधे चंपट के घर पहुंच गई। बस बहुत हो गया, अब पकड़ो अपना सामान। कौन हो तुम? चंपट, तुम्हारा नकली चाचा। मेरी बेवकूफ बच्ची। अब तुम यहीं रहोगी और घर का सारा काम भी करोगी। भागने के बारे में सोचना भी मत। चलो काम पर लग जाओ। और हाँ, मेरी माँ का ख्याल रखना, वो देख सुन नहीं सकती। ये सब देख रूपा को समझ में आ गया कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, एक अनजान इंसान पर भरोसा करके। लेकिन रूपा एक बहादुर लड़की थी, उसने वहाँ से भागने की ठान ली और एक प्लान बनाया। सफर में चलते चलते मेरी चाल बेचाल हो गई। थोड़ा आराम तो करने दो ना, फिर तो काम ही करना है। खोलो दरवाजा, खोलो। अरे ये गई तो कहाँ गई? आपने एक बच्ची को देखा है? मेरी भतीजी, वो गोरी सी लंबे बाल वाली। नहीं। यहाँ मुफ्त में खड़े होने की अनुमति नहीं है, ये कोई धर्मशाला नहीं है। कोई काम चाहिए तो बोलो। हाँ, काम चाहिए। इधर खड़े रहना और कोई राहगीर आए तो उसे कमरा दिखा देना। जितने राहगीर लाओगे उतने सिक्के मिलेंगे। ठीक है सेठ जी। चंपत चाचा, सबक सीखने के लिए तैयार हो जाओ।
अरे चाचा, क्या हुआ? शेर शेर शेर? अरे ये तो यहाँ की आम बात है। मेरी मानो तो आज इधर ही रुक जाओ, वरना शेर को तो बस शिकार चाहिए। शिकार? हाँ सही कहा, शेर का शिकार होने से तो अच्छा रात इधर ही रुक जाओ। कोई ढंग का कमरा मिलेगा क्या? हाँ हाँ, आओ मेरे साथ। ये रहा आपका कमरा, आराम से सो जाओ। अरे रे रे, एक बात बताना तो भूल ही गया। पीछे के कब्रिस्तान से रात को कभी कभी भूत टहलते हुए इधर आ जाते हैं, पर आप डरना नहीं, वो बस दिखते डरावने हैं, डराते बिल्कुल नहीं है। क्या भूत? अब आएगा मजा। भूत भूत भूत! अरे ये क्या? मुझे बेवकूफ बनाया था ना, अब चखाऊंगी तुम्हें मजा। रुको रुको, भैया थोड़ी मदद कर दो, ये पेटी मुझसे उठ ही नहीं रही है। पर इसमें ऐसा क्या है जो उठ नहीं रहा? क्या बताऊं, मुझे एक शादी में जाना है। शादी के सारे जेवर और कपड़े इसी पेटी में हैं। अगर समय पर नहीं पहुंची तो सब गड़बड़ हो जाएगी। भाई मूंगी, चोर धर्म निभाने का समय आ गया है। इसे छोड़ दिया तो हम चोर कहलाने के लायक नहीं रहेंगे। सही कहा भाई चुंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बस थोड़ा पानी पिला दो। हाँ हाँ, अभी लाती हूँ। रूपा पानी लेने अंदर जाती है। इधर मूंगी चुंगी पेटी को तुरंत उठाते हैं और वहाँ से भागते हैं। रूपा बाहर आती है और हंसती है। तभी पीछे से लालचंद और बालचंद आते हैं। बहन, हम दो चोरों का पीछा कर रहे हैं, कहीं इधर तो नहीं आए? हाँ हाँ, उधर गए हैं। देखो ना, मेरा बक्सा भी ले गए। ये चोर भी ना। क्या? पकड़ो उन्हें। भाई चुंगी, सिपाही, अगर आज बच गए तो और भी चोरियां कर लेंगे। चल फेंक ये बक्सा। और इस तरह रूपा का पीछा चंपट से हमेशा के लिए छूट गया। अरे निकालो, मुझे बाहर निकालो! फिर वो अपने घर वापस गई, लेकिन एक नई सीख के बाद कि कभी भी किसी अनजान आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो कुएं का मेंढक बन के रह जाओगे। बचपन से गोपाल अपने पिताजी से यही सुनता आ रहा था, क्योंकि उसका मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नहीं लगता था। इसीलिए वो बाकी बच्चों से पढ़ाई में बहुत पीछे था। देखते देखते गोपाल बड़ा हो गया। उसके पिताजी ऊपर चले गए, उसकी शादी भी हो गई, पर उससे पढ़ाई नहीं हो पाई, जिसके कारण उसके पास कोई काम नहीं था और उनकी जिंदगी बहुत ही कठिनाइयों से गुजर रही थी। पूरा दिन सोते रहते हो, कुछ काम धाम करते नहीं। अरे क्या कर रही हो? तुम कुछ ऐसा काम क्यों नहीं करते जिससे कुछ धन कमा पाओ?
कम से कम घर में दाना पानी तो आएगा। ऐसा काम? पर क्या? मैंने सुना है महाराज विद्याधर को कविताएं बहुत पसंद है और अगर किसी की कविता उन्हें पसंद आ जाए तो वो उसे इनाम भी देते हैं। तुम भी ध्यान लगाकर कोई अच्छी सी कविता लिखकर महाराज को सुनाओ। क्या पता तुम्हारी कविता भी उन्हें पसंद आ जाए। कविता? और मैं? इसके ताने सुनने से अच्छा है कविता ही लिख लूं। अब ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। अगली सुबह गोपाल नहा धोकर कविता लिखने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया, पर पढ़ाई तो उसने की ही नहीं थी कभी, इसीलिए उसके दिमाग में कविता क्या, एक शब्द भी नहीं आ रहा था। तभी उसकी नजर तालाब के किनारे एक सूअर पर पड़ी, जो जोर जोर से अपनी पीठ एक पेड़ में घिस रहा था। उसे देखते ही गोपाल बोल पड़ा, इतना ज्यादा घिसने से प्राण संकट में पड़ सकते हैं। वाह 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 वाह, क्या कविता है। इतना ज्यादा घिसने से प्राण संकट में पड़ सकते हैं। ये कविता महाराज को जरूर पसंद आएगी। और इसी लाइन को कविता समझकर एक पत्ते में लिख लिया। अब अपनी कविता जाकर महाराज को सुनाता हूँ। रुको। अरे अरे अरे, कहाँ चले आ रहे हो? मुझे महाराज से मिलना है। महाराज से मिलने का समय समाप्त हो गया है, अब उनके विश्राम का समय है। चलो जाओ यहाँ से। क्या करूं? अगर कविता सुनाए बिना वापस गया तो मेरी पत्नी मुझे बहुत डांटेगी। कुछ उपाय करता हूँ। मेरे पास महाराज के लिए एक जरूरी संदेश है। किसी तरह आप ये संदेश उन तक पहुँचा दे। सिपाही गोपाल की बात सुनकर उस पत्ते को सोते हुए राजा के बिस्तर पर रख आया। सुबह राजा उठा तो वहाँ एक नाई उसकी हजामत करने के लिए आया था। राजा की हजामत बनाने के पहले नाई ने उस्तरे की धार बढ़ाने के लिए उसे पत्थर पर घिसना शुरू किया। तभी राजा की नजर उस पत्ते पर पड़ी और उसने पत्ता उठाकर पढ़ा। इतना ज्यादा घिसने से प्राण संकट में आ सकते हैं। लगता है ये कोई गुप्त संदेश है। जरूर ये दुष्ट मेरी हत्या करने के लिए उस तरह घिस रहा है। बंदी बना लो इसे, ये मेरे प्राण लेने आया है। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, ये सब मैंने पड़ोसी राजा के कहने पर किया। गोपाल को दरबार में पेश किया गया। कौन हो तुम और वो दुष्ट मेरे प्राण लेने वाला है, ये तुम्हें कैसे पता चला? वो महाराज, मैं जरूर तुम्हें ज्योतिष का गहरा ज्ञान है, इसीलिए तुम्हें सब कुछ पहले से ही पता चल गया था। मैं तुम्हें आज से इस दरबार का ज्योतिष घोषित करता हूँ। हाँ? गोपाल ने भी बिना कुछ सोचे समझे राजा की बात मान ली, लेकिन झूठ आज नहीं तो कल अपना रंग जरूर दिखाता है। कुछ दिन के बाद महारानी केतकी का सबसे कीमती और प्रिय हार किसी ने चोरी कर लिया। महाराज, मेरा प्रिय हार किसी ने चोरी कर लिया। शांत महारानी, वो हार किसी भी तरह मैं आपको वापस दूंगा। सिपाहियों, गोपाल को पेश किया जाए। महाराज, आपने मुझे बुलाया? गोपाल, जिस तरह तुमने अपनी ज्योतिष विद्या से मेरे प्राण बचाए थे, उसी तरह अपनी विद्या से पता करो कि महारानी का हार चुराने की गुस्ताखी किसने की है। ये मेरी पत्नी ने मुझे कहाँ फंसा दिया? किस सोच में पड़ गए? महाराज, मेरी ज्योतिष विद्या बस एकांत में काम करती है। मैं अकेले में जाकर अपनी विद्या से हार का पता लगाता हूँ। गोपाल अपने ही जाल में फंस चुका था, क्योंकि उसे तो कोई ज्योतिष विद्या आती ही नहीं थी। वो एकांत में जाकर अपनी पत्नी को कोसने लगा, क्योंकि ये सब उसी के कारण तो हुआ था। तुम्हारे कारण आज तुम्हारा पति मुसीबत में है। अब उसे महाराज से कोई नहीं बचा सकता।
महारानी की दासी गोपाल की बात सुनकर घबरा गई, क्योंकि उसने ही तो अपने पति के साथ मिलकर महारानी का हार चुराया था। हमें क्षमा कर दीजिए ज्योतिष महाराज, लालच में आकर हमने हार चुराया। हम आपको बताते हैं हार कहाँ है। बस महाराज को कुछ मत बताइएगा, वरना वो हमें प्राण दंड दे देंगे। ठीक है, इस बार माफ कर देता हूँ। जाओ और जाकर हार को महल के पीछे वाले पेड़ के नीचे रख दो। बच गए। महाराज की जय हो। महाराज, मैंने पता लगा लिया है, हार राजमहल के पीछे वाले पेड़ के नीचे है। मैंने सिपाहियों को भेज दिया है। महाराज, गोपाल सही कह रहा है। ये रहा महारानी का हार। वाह गोपाल वाह, तुम्हारी ज्योतिष विद्या सच में अद्भुत है। गोपाल किस्मत से फिर बच गया, लेकिन अब भी उसकी मुश्किलें और बढ़ने वाली थीं, क्योंकि उसकी ज्योतिष विद्या के चर्चे आसपास के राज्यों में भी शुरू हो चुके थे। महाराज, मुझे महाराज हिमाबिंदु ने भेजा है। सुना है आपका ज्योतिष गोपाल बहुत ही ज्ञानी है। हमारे महाराज इसकी पुष्टि करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा है। सही सुना है। बताओ क्या जानना चाहते हो? अगर गोपाल अपनी विद्या से ये बता दे कि इस डिब्बे में क्या है, तो फिर मैं मान जाऊंगा इसकी विद्या को। क्यों नहीं गोपाल? गोपाल एक बार फिर फंस गया और उसे अपने पिताजी की कही हुई बात याद आई। पिताजी सही कहते थे, मैं कुएं का मेंढक ही हूँ। गोपाल की बात किसी को भी समझ नहीं आई, सिवाय उस मंत्री के, क्योंकि उस डिब्बे में सच में मेंढक ही था। तुम तो सच में एक महान ज्योतिष हो। इस डिब्बे में मेंढक था, ये सिर्फ मुझे पता था। गोपाल एक बार फिर किस्मत से बच गया, पर उसे पता था कि ये खेल ज्यादा दिन नहीं चल सकता। इसीलिए उसने इससे छुटकारा पाने की एक तरकीब सोची। महाराज, मेरे पास अपनी ज्योतिष विद्या का इस्तेमाल करने के बस 3 मौके थे। मैंने अपने तीनों मौके आपकी सेवा में खर्च कर दिए हैं। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे इस पद से हटा दिया जाए। अब मैं एक साधारण जीवन जीना चाहता हूँ। राजा ने उसकी बात मान ली और उसको ढेर सारा सोना चांदी देकर विदा कर दिया। उसके बाद गोपाल अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। क्या हुआ चीरू? अम्मा, मुझे कुएं का मेंढक नहीं बनना। कविता मेरी बस की बात नहीं है, इसलिए मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ। सबकी किस्मत गोपाल की जैसी नहीं होती कि बार बार बच जाए। अच्छा? If you like this video, subscribe to our channel Murthy Media.